वेलकम टू स्टडी साइट। तो आज से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया और इसके अंदर में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। ये पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा जिसे लूसियो रोड्रिज ने लिखा है। दूसरा है कुर्ग जिसे लोकेश एब्रोल ने लिखा है। और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम जिसे अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। तो हम इन सभी चैप्टर्स के समरी को देखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे कथावाचक के बुजुर्ग अक्सर उस समय को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। तो जो कथावाचक थे, जो मतलब ये नैरेटर थे, उनके जो इल्डर्स थे ना, वो उस समय जब गोवा का जब शासन था तो उस समय की बातें याद करते हैं। वे बात करते हैं कि कैसे पुर्तगालियों के जाने के बाद भी उनके गाँव में बेकर्स का महत्व बरकरार है। मतलब जो लेखक थे वो इस बात को याद कर रहे हैं कि जब पुर्तगाली का शासन 1961 में जब भारत पुर्तगाल को आज़ाद करवा लिया था, फिर उसके बाद भी उनके गाँव में अभी भी बेकर्स बरकरार हैं। उन्होंने गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता था। मतलब जो बेकरी का काम करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पैडर्स कहा जाता था। मिक्सचर मोल्डर्स और उनकी समय परिचित भटिया गोवा के लोगों को उनकी प्रसिद्ध ब्रेड रोटियों के साथ परोसती है। मतलब अभी भी उनके जो मिक्सचर थे, अभी उनके जो मोल्डर्स थे और उनकी जो भटिया थी, वो अभी भी क्या करती है? अभी भी वहाँ के लोगों के सामने ब्रेड रोटी परोसती है। मतलब ब्रेड रोटी की सेवा अभी भी देती हैं। अभी भी वहाँ पर खाने के लिए ब्रेड रोटी मिलते हैं। यह संभव है कि मूल मौजूद न हो। मतलब ये बात सही है कि जो पुर्तगाली लोग जो जैसा ब्रेड वगैरह बनाते थे, वो उनका जो मूल जो नेचर था वो अब न हो, लेकिन उनका पेशा उनके बेटों द्वारा जारी रखा गया है। लेकिन उनका जो पेशा है, जो उनका ये बिजनेस है, वो उनके बेटों द्वारा जारी रखा गया है। उनके बांस की डंडी की गड़गड़ाहट अभी भी गांव के कुछ हिस्सों में सुनी जा सकती है। जब वो बेकर क्या करते थे, माथे पर अपना ब्रेड रख कर और एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, तो वो अपने साथ बांस की डंडी रखते थे, जिससे वो ठकठकाते हुए चलते थे, जिनसे लोगों को ये बात का पता चल जाता था कि बेकरी वाला आया है। उनकी झंझनाहट कथाकार और उनके दोस्तों को उनके बचपन के दिनों में जगाती थी, जो बिना ब्रश किए या अपना मुंह ठीक से धोए बिना उनके पास दौड़ते थे। मतलब ये जब इस तरह की आवाज़ अभी भी जब कथाकार या अभी भी जो नैरेटर है या जो लेखक है, वो अभी भी जब ये बात को सुनते हैं ना, तो उन्हें अपनी बचपन की याद आ जाती थी। किस समय वे जब ब्रेड वाले की जब उनकी बांस की आवाज़ आती थी, तो वे बिना मुंह धोए ही दौड़ कर पहले ब्रेड लेते थे और खाते थे। उस समय की बातें उनको याद आ जाती है। घर की दासी ही रोटियां बटोरती थी। घर में जो काम करने वाली होती थी वो क्या करती थी? ब्रेड खरीदती थी, जबकि बच्चे अपने लिए चूड़ियाँ भी छांटते थे। गोवा की संस्कृति और परंपराओं में बेकरी उत्पादों का महत्व है। गोवा का जो संस्कृति है और जो परंपरा है, क्योंकि गोवा की जो संस्कृति और परंपरा है वो रिलेटेड है पुर्तगाली से, तो पुर्तगाली से वो रिलेटेड है, इसलिए उसमें क्या है ना, ब्रेड की बहुत ज़्यादा महत्ता है। बोल या मीठी रोटी, देखिए वहाँ जो मीठी ब्रेड होती थी ना, उसे क्या कहा जाता था? बोल। यहाँ रोटी का मतलब ब्रेड से है, उसे क्या कहा जाता है? बोल। वो क्या था? तोहफे के रूप में उसका यूज़ किया जाता था। मतलब शादियों में बोल ना भेंट के रूप में दी जाती थी। बोल क्या थी? मीठी ब्रेड थी, जिन्हें क्या किया जाता था? जिन्हें ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। केक और बोलिना या नारियल कुकीज हर त्यौहार पर खाई जाती थी। वहाँ पर केक और ये बोलहिनिया जो कि नारियल कुकीज़ था, वो हर त्यौहार पर खाई जाती है। आज हम लोग जो केक लेते हैं ना, वो केक भी पुर्तगाली का ही देन है, जो उसने केक को बनाया था, और वहीं से ये गोवा से ही क्या है, केक पूरे भारत में फैला हुआ था। और घर की महिलाएं अपनी बेटी की सगाई में सैंडविच बनाती थी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई शादी का त्यौहार वगैरह होता था, तो उस समय में बोल, जो मीठी रोटी होती थी, वो दिया जाता था। फिर उसके बाद त्योहारों के समय में बोलहिनिया या नारियल कुकीज़ बनाई जाती थी। और जब महिलाओं की सगाई होती थी, बेटी की सगाई होती थी, वहाँ पर सैंडविच बनती थी।
फिर उसके बाद आगे आते हैं। पहले पहले बेकरों ने घुटने की लंबाई का एक अनोखा फ्रॉक पहना था जिसे कवाई कहा जाता था। उस समय जो जो ये थे ना, बेकर जो थे ना, वो एक एक विशेष प्रकार की कपड़ा पहनते थे, जिन्हें मतलब फ्रॉक की तरह ही वो कपड़ा होता था जो उनके घुटने तक जाता था, जिसे कवाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कवाई। लेकिन कथाकार के बचपन के दिनों में उन्होंने एक शर्ट और पतलून पहनी थी जो सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी छोटी थी। लेकिन जब लेखक का जो अपना बचपन होता है, उस समय में जो बेकर जो पहनते थे कपड़ा, वो था शर्ट और पतलून, और पतलून थोड़ा छोटा होता था। वे आमतौर पर हर महीने के अंत में अपने बिल जमा करते थे। जो बेकर होते थे वो पहले अपना अपना बेक मतलब अपना रोटी, ये पाव रोटी को पहले बेचते थे, और बेचते थे, और उनका लेखा जोखा वो उनका लेखा जोखा रखते थे। ज़्यादातर वो क्या करते थे, जहाँ पर वे रहते थे वहीं पर टिक करके वो लेखा जोखा रखते थे, और महीने के अंत में जाकर जाकर पैसे ले लेते थे। बेकरी एक लाभदायक पेशा बना हुआ है जो अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखने का प्रबंध करता है। मतलब आज भी जो पुर्तगाल में है ना, वो बेकरी बेकरी आज भी एक अच्छा और लाभदायक पेशा बना हुआ है। उस समय जो जब पुर्तगाली रहते थे, उस समय बेकर जो होते थे वो बहुत ज़्यादा धनवान होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। दूसरा हमारा हमारा भाग है, वो है कुर्ग। अब कुर्ग के बारे में जानते हैं। लेखक कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाटों में स्थित कुर्ग के हिल स्टेशन का वर्णन करते हैं। इस पाठ में किस चीज़ का वर्णन है? इस पाठ में कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कुर्ग नामक स्थान, कुर्ग जो कि एक हिल स्टेशन है, उसका वर्णन किया गया है। यह बेंगलुरु और मंगलोर के बीच में स्थित है। कुर्ग घूमने का उपयुक्त समय सितंबर से मार्च तक होता है। अगर आप कुर्ग में घूमने जाना चाहते हैं तो सितंबर से मार्च में आप घूम सकते हैं वहाँ पर। यह स्थान कॉफ़ी के बागानों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान जो है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं और मसाले हैं, उसके लिए यह स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रचुर मात्रा में वर्षा वन है जो 30% क्षेत्र को कवर करती है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट जो है ना, वो लगभग इनके 30% भागों में है। कुर्गी पुरुष बहादुर योद्धा होते हैं जिन्हें उनकी विश्वसनीयता के कारण बिना लाइसेंस के अग्निशास्त्र कहने का मतलब हो गया गन, तो बिना लाइसेंस के ही वहाँ गन रखने की उन्हें अनुमति दी जाती है। किन्हें? कुर्गी पुरुष को। जो कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें बिना अनुमति के ही, मतलब बिना किसी लाइसेंस के उन्हें गन रखने की अनुमति है। कुर्ग की महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। कुर्ग को कोडाबू के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग को कोडाबू के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि धर्म से वे हिंदू है, लेकिन उनकी रीति रिवाजें मुख्य धारा हिंदुओं से अलग है। मतलब कुर्ग लोग जो है ना, वो उनकी जो धर्म है वो हिंदू है, लेकिन वो अपने हिंदू के पेशा या हिंदू के जो उनकी हिंदू की जो चाल चलन होती है, जो उनकी नेचर होती है, वो से वो बिल्कुल अलग है। वे अपने समुदाय के भीतर ही शादी करते हैं, वे अपने समुदाय में ही शादी कर लेते हैं। कोडाबस को ग्रीक और अरबी मूल का कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये जो कोडाबस है, ये लोग क्या हैं, ये ग्रीक या अरबी मूल के हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर जब भारत से लौटने लगा था, तो उसके कुछ सैनिक सिकंदर के साथ नहीं लौटे थे, और वे इसी क्षेत्र में बस गए थे, और बस कर यहाँ के औरतों से शादी की, और करने के बाद वो यहीं के होकर रह गए। फिर देखते हैं, इसके अलावा कोडावास की जातीय पोशाक के रूप में कूपिया अरब परिधान कूफिया के समान है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अरबी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है, जिसका नाम कूपिया होता है, वह अरबी पोशाक कूफिया से मिलता जुलता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो कुर्ग लोग हैं, वे अरबी भी हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शायद उनके पूर्वज अरब या कुर्द के थे। कावेरी नदी कुर्ग से निकलती है। कुर्ग जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है, और इस नदी में एक बहुत ही स्वादिष्ट मछली जिसे महासीर कहा जाता है, वह उसका स्थान है, और महासीर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मिलती है। फिर इसी तरह से किंगफिशर जो पक्षी है, लंगूर, गिलहरी और हाथी जैसे कई जानवरों और पक्षियों को नदी के किनारे देखा जा सकता है।
पर्यटक शांत वातावरण में आराम करते हैं और रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर पर्यटक बड़े ही शांत वातावरण का फ़ायदा उठाते हैं और साथ में यहाँ पर जो रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, इस सब का भी मज़ा यहाँ पर उठा सकते हैं। प्रकृति की पगडंडियों में ट्रैकिंग करते समय मकाक, मालाबार, गिलहरी, लंगूर और पतली लॉरिस जैसे जानवरों को पेड़ों पर देखा जा सकता है। प्रमुख पर्यटक आकर्षण ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन आकर्षण है वो क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है। निसर्ग धाम द्वीप और बाइला कूपे तिब्बती बस्तियाँ हैं। कुर्ग आगंतुकों को भारत की विविध संस्कृतियों का अनुभव करते हैं। जो कुर्ग आगंतुक होते हैं वो भारत के यहाँ पर विविध संस्कृतियों का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अब हम आते हैं आगे। असम से चाय मतलब क्या? टी फ्रॉम आसाम, इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, टी फ्रॉम आसाम जो है ना वो क्या है? ये पूरी तरह से चाय के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो असम से जो चाय मिलती है, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, उसी के आसपास ये पूरा कहानी घूमता है और 2 स्कूली बच्चों के आधार पर इस पूरी कहानी को गढ़ा गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी कुख्यात नहीं है, कहानी प्रसिद्ध पेय चाय के इर्द गिर्द घूमती हैं जो हमें उसके इतिहास और खोज के बारे में बताती है। यह उस दृश्य से शुरू होता है जब 2 दोस्त, क्या नाम था उनका? प्रांजल और राजवीर प्रांजल के गृहनगर असम जाने के लिए तैयार होते हैं। जो प्रांजल जो था वो असम का था तो गर्मी की छुट्टियों में वे लोग मतलब दोनों प्रांजल और राजवीर भी प्रांजल के यहाँ जाता है। जब एक चाय विक्रेता उनसे पूछता है कि क्या वे कुछ ताज़ी चाय लेना पसंद करेंगे। मतलब क्या होता है ना कि जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं तो एक जगह पर जब रुकती है, मतलब कहाँ पर रुकती है? यही असम के पास जब वो रुकती है जब ट्रेन, तो वहाँ से एक चाय वाला इनसे पूछता है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। वे अपने डिब्बे में लगभग हर दूसरे व्यक्ति को मिलाकर 2 कप खरीदते थे। वहाँ से यात्रा शुरू होती है और प्रांजल अपनी जासूसी किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, जब वो चाय ले लेते हैं और चाय लेने के बाद वो उनसे वहाँ से अब उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। प्रांजल जो था ना, वो जो कि असम का था, वो क्या था? जासूसी किताब पढ़ रहा होता है, जबकि राजवीर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का फैसला करता है। लेकिन राजवीर क्या था? खिड़की के सामने बैठकर और वो जो प्राकृतिक सुंदरता था उसका आनंद ले रहा था। वहाँ नरम हरे धान के खेत और उसके बाद चाय की झाड़ियाँ थी। मतलब जब वो देख रहा था तो वहाँ पर क्या थे? हरे धान के खेत थे और चाय की झाड़ियाँ थी। चाय के इतने बड़े बागान को देखकर राजवीर बहुत उत्साहित होता है, लेकिन प्रांजल उसी स्तर में मेल नहीं खा पाते क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण असम में हुआ था, जिसे चाय देश के नाम से जाना जाता था। अब चूँकि राजवीर चाय देश मतलब असम में पहली बार जा रहा था, अतः वो जब खिड़की से बाहर चाय के बागान को देखता है तो बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। लेकिन प्रांजल पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रांजल यहीं पर बढ़ा है, यहीं पर पला पोसा गया है, इसलिए उसे ये बातें उतनी ज़्यादा उत्साहित नहीं कर रही थी। पहली बार वहाँ जाकर राजवीर ने इस बारे में बहुत अध्ययन किया कि चाय की खोज कैसे हुई और यह 2700 ईसा पूर्व की है। मतलब जब राजवीर वहाँ जाता है तो जाने के बाद वो चाय की खोज कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी इसके बारे में वो वहाँ पता करता है। तो पता चलता है उससे कि चाय का जो इतिहास है वो 2700 ईसा पूर्व की है। मतलब अभी से तकरीबन 5000 साल पहले चाय का खोज किया गया था। अपने औषधीय गुणों के लिए लोकप्रिय हैं। इसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। मतलब ये जो चाय की खोज हुई कैसे थी इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक चीनी सम्राट के बारे में और दूसरी बौद्ध भिक्षु के बारे में है। मतलब एक चीनी सम्राट के बारे में कहानी है और एक बौद्ध भिक्षु के बारे में कहानी है। तो चलिए दोनों कहानी के बारे में बताते हैं। चीनी सम्राट के बारे में कहानी ये है कि जो चीनी सम्राट था वो क्या करता था, वो हमेशा पानी को उबाल कर पीता था। तो एक बार जब वो नदी के किनारे पानी को उबाल कर पी रहा था तो उसमें एक पेड़ के कुछ पत्तियाँ
पानी वाले बर्तन में गिर गई और वो गिरने के बाद उसका फ्रेग्रेंस, उसका जो सुगंध था वो पूरी तरह से फैल गया। और जब जब उसे चीनी सम्राट पिया तो उसे बहुत ही अलग अलग स्वाद लगा। वहीं समय से वो चीन में शुरू हो गया। जबकि दूसरा एक बौद्ध भिक्षुक के बारे में बताया गया है। बौद्ध भिक्षुक जो था वो ना तपस्या कर रहा था, लेकिन अक्सर उसे रात को नींद आ जाती थी। तो वो अपने नींद ना आए इसके लिए वो अपने क्या करता है, अपने आँख की पलकों को काट कर फेंक देता है। उसके पलक जो काट कर फेंक दिए जाते हैं, उससे उससे 5-6 वृक्ष निकलते हैं और वही वृक्ष चाय का वृक्ष कहलाता है, जिसे पानी के अंदर अंदर उबाल कर पीने से नींद दूर हो जाती है। अतः अभी जो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो इसमें आप चाय थोड़ी थोड़ी लेकर अपनी नींद को रोक सकते हैं। वे अपने गंतव्य पर पहुँचे, जहाँ प्रांजल के माता पिता उन्हें लेने और अपने चाय बागान में ले जाने के लिए आए थे। जब वो अपने जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्हें उतरना था, वहाँ पर प्रांजल के माता पिता आए हुए थे और उन्हें लेकर चाय के बागान में चले गए। वे अपने रास्ते में उन्होंने एक मवेशी पुल को पार किया और चाय की पत्तियों से भरे एक ट्रक को रास्ता दिया, जिससे उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित है कि दूसरा अंकुरित मौसम है। मतलब वो जब चाय का जो सीज़न होता है उसी सीज़न में गए हुए थे, तो वो वहाँ पर जाकर अब क्या है, चाय के बागान में आनंद ले रहे हैं। राजवीर ने आने से पहले वास्तव में बहुत अध्ययन किया था, जिससे प्रांजल के पिता प्रभावित हुए थे। तो प्रांजल के पिता और राजवीर के बीच में चर्चा चाय को लेकर शुरू होती है। और चूँकि राजवीर जो था वो चाय के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर चुका था, अतः उसी को लेकर दोनों के बीच में बातचीत चलती है। प्रांजल के पिता राजवीर से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि राजवीर को चाय के बारे में बहुत कुछ पता था। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।